गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके अंदर भी आपको आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन का सिद्धांत, प्राट की संकल्पना। तो इससे पहले कि हम विद्यार्थियों आपको भू संतुलन का जो अर्थ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले मैंने एरी के बारे में आप लोगों को बता दिया था। एरी है, प्राट है, हेम्फोर्ड है, हेफोर्ड है, बॉबी है, जेली, होम्स आदि विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे प्राट महोदय के द्वारा जो भू संतुलन की संकल्पना, उस पर विचार करेंगे। उससे पहले हम संतुलन का तात्पर्य समझ लेते हैं। यानी पृथ्वी के जो धरातल है वो सभी जगह सर्वत्र समान नहीं है। धरातल के जो ऊंचे भाग, पर्वत, पठार, मैदान, और नीचे धसे हुए भाग जैसे समुद्र, झील इत्यादि में भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र, महासागर आदि है, और उसके आकार, प्रकार, ऊंचाई आदि में काफ़ी भिन्नता है। फिर भी ये आकृतियाँ भूस्थल पर स्थित है। ऐसा क्यों है? ये भू संतुलन के कारण है। तो इस तरह से आज हम स्टडी करेंगे प्राट महोदय की। इस शब्द का वास्तव में आइसोस्टेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन महोदय ने 1859 में किया था, और इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो आइसोस्टेटिस नामक शब्द से हुई है। उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि पृथ्वी तल पर असमतल भागों में स्थिरता अथवा भू संतुलन स्थापित करना उनका प्रमुख उद्देश्य था, और बताया कि भूतल पर जो भाग अधिक ऊंचे उठे हुए अतः विद्यमान है उनका भार अवश्य ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एक तल पर जाकर के सभी का भार इक्वल हो जाता है। प्राट महोदय ने अपने संतुलन सिद्धांत को समझाने के लिए अपने मस्तिष्क में एक विचार उन्होंने लिया, यह विचार आया कि जब सिंधु गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु 1859 में त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से मापन ज्ञात किया गया, तो इस मापन में जो अंतर आया है वो 5.2 इंच का अंतर आया। जिन स्थानों की माप ली गई थी वे स्थान कल्याण और कल्याणपुर थे, लेकिन जब खगोलीय विधि से इस विधि को लिया गया तो ये अंतर और ज़्यादा आ गया, 15.885 आ गया, जबकि कल्याण हिमालय से 60 मील दूर था। तो इस के बारे में प्राट महोदय ने यह बताया कि यदि हिमालय को सियाल का बना हुआ मान ले और इसका अंतर 15.885 इंच होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, और इस स्थिति में हिमालय का सियाल का बना हुआ है, अपनी आकर्षण शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अंत में इन दोनों विद्वानों यानी एरी और प्राट दोनों के विद्वानों का जो निष्कर्ष है पहुँचे कि हिमालय की जो आकर्षण शक्ति है वो कम है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। पहली बात तो ये है कि हिमालय अंदर से खोखला है और कम घनत्व का है। दूसरा, उन्होंने बताया हिमालय का जो ऊपरी भाग जिसमें अतिरिक्त पदार्थ है नीचे के कम घनत्व से संतुलित किए हुए हैं, फलस्वरूप इसकी आकर्षण शक्ति कम है। हिमालय की जो चट्टानें है वो कम घनत्व वाली है। इन आधारों पर विद्वानों की कल्पना जो की है कि जो भाग ऊंचे हैं कम घनत्व के हैं, जो भाग नीचे हैं उनका घनत्व अधिक है। तो एरी प्राट ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि धरातल पर विद्यमान विषम स्थल रूपों में संतुलन अवश्य होता है। यदि संतुलन की क्रिया कार्यरत नहीं होती तो वर्तमान स्थल रूपों का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं हो पाता। फिर उन्होंने बताया कि पर्वतों का घनत्व पठारों का मैदानों से और मैदानों का समुद्र के घनत्व से कम होता है, अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जो भाग जितना नीचा होगा
उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इस हेतु प्राट ने अपनी संकल्पना में बताया कि सर्वप्रथम हिमालय के निकट की चट्टानों का उन्होंने अध्ययन किया, तत्पश्चात अपनी संकल्पना को व्यक्त किया। उसके अनुसार हिमालय हल्के घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ है, और तो निष्कर्ष ये निकला कि पर्वतों का जो घनत्व है पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम। तो ये स्पष्ट है कि अधिक ऊंचाई वाले भाग और घनत्व में एक रिवर्स रेशियो यानी उल्टा संबंध पाया जाता है, उल्टा अनुपात पाया जाता है। प्राट ने बताया कि पृथ्वी के अंतराल में एक ऐसा क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है, लेवल ऑफ कंपनसेशन, इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है, परंतु इस तल पर सभी का घनत्व समान हो जाता है। जैसा कि आपके सामने विद्यार्थियों एक क्षतिपूर्ति तल दे रखा है और दो हाइट के स्तंभ दे रखे हैं, दोनों का हाइट अलग अलग है, लेकिन एक क्षतिपूर्ति तल पर आकर के इनका वजन जो है घनत्व वो इक्वल हो जाता है, और इसी कारण से पृथ्वी के ऊपर एक संतुलन बना रहता है। इसी को प्राट महोदय ने समतोल तल आइसोस्टेटिक लाइन भी कहा। जैसे ए और बी दो स्तंभ आपको दे रखे हैं और एग्जाम्पल्स में आपको समझा रखा है। तो इस प्रकार इससे ये सिद्ध होता है कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व का होता है। बिगर दी कॉलमन लेसर दी डेंसिटी, स्मॉलर दी कॉलमन ग्रेटर दी डेंसिटी वाला होता है। उसके पश्चात विद्यार्थियों प्राट महोदय ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ धातु के टुकड़े लेकर उनका एक्सपेरिमेंट किया, और उन सभी टुकड़ों को एक पारे भरे बर्तन के अंदर उन्होंने डुबो दिया। तो उनका जो सिद्धांत है वो प्लवन के नियम लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर आधारित नहीं है, बल्कि क्षतिपूर्ति तल के नियम के आधार पर इनका सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंपनसेशन। तो इन्हें इससे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थिर है कि उनके घनत्व में अंतर होता है, और इनका भार पृथ्वी के अंतराल में एक रेखा के सारे बराबर हो जाता है। और इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की धातु के टुकड़े जो भिन्न भिन्न घनत्व के और ऊंचाई वालों को लेकर के मरकरी से भरे एक द्रोणी में उनको डुबो दिया। तभी सभी टुकड़े एक तल के सारे बराबर हो गए, जबकि उनमें सबके अंदर जो घनत्व था वो सबका अलग अलग था। शीशा, लोहा, एंटीमनी, जस्ता इत्यादि प्रकार के टुकड़े लिए, तो एक तल पे जाकर के इनका घनत्व जो है सबका इक्वल हो गया। बाकी ये टुकड़े अलग अलग घनत्व के थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के घनत्व वाली चट्टानें या विभिन्न घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन लेवल ऑफ कंपनसेशन पर क्षतिपूर्ति तल पर, समतोल तल पर इनका भार जाकर के इक्वल हो जाता है। इस हेतु हम एरी और प्राट की संकल्पना में कुछ अंतर देखने को देखते हैं। एरी और प्राट ने त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों में अंतर के कारण हिमालय की आकर्षण शक्ति को स्वीकार किया। हिमालय की आकर्षण शक्ति की कमी के कारणों में भी मतभेद होने के कारण पृथक पृथक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। एरी ने स्पष्ट किया कि धरातल के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तली आदि सभी का घनत्व समान होता है, केवल उनकी ऊंचाई में अंतर होता है। ये जितने अधिक ऊंचे हो गए उतनी गहराई में प्रवेश किए होते हैं। लेकिन प्राट महोदय ने यह कहा कि भूपटल के उच्चावच घनत्व में ऊंचाई के अनुसार भिन्नता होती है। जो भाग ऊंचा है वो कम घनत्व हुआ, जो भाग नीचे है वो अधिक घनत्व वाला है, लेकिन ये सब समतोल मंडल आइसोस्टेटिक जोन में समान गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम ये बता सकते हैं कि जो प्राट महोदय है उन्होंने समतोल तल की एक संकल्पना की, संतुलन तल की एक कल्पना की कि वहाँ आकर के पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के जितने भी पदार्थ है, चाहे उन्हें घनत्व में भिन्नता देखने को मिल रही हो, तो वहाँ आकर के सभी जो है इक्वल हो जाते हैं।
यदि हम इस सिद्धांत की आलोचना देखें तो विद्यार्थी ये पाते हैं कि आज के टाइम में इस सिद्धांत को नहीं माना जा सकता है। आज वैज्ञानिक युग में इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि आज वैज्ञानिक प्रगति हो गई है। तो वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर सत्यता की ओर चलना पड़ता है, या आज वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के कारण जो ये थ्योरीज दी है वो वर्तमान में बिल्कुल सही नहीं बैठती है, ये बिल्कुल भ्रामक है। लेकिन फिर भी तत्कालीन विचारधारा को अधिक सार्थक ठहराया जा सकता है। तो इस तरह से पराड मोदी ने अपनी जो संकल्पना है वो संतुलन के बारे में प्रस्तुत की। थैंक यू, धन्यवाद।